Radhe Radhe to all of you, and I am here with the second part of the topic which we discussed in the previous video, that is probability. So let's start this video. लास्ट वीडियो में हमने किया था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है. सो प्रोबेबिलिटी क्या है? बेसिकली एक चांस है किसी भी चीज़ के, किसी भी इवेंट के अकर करने के या ना करने के. उसको हम क्वांटिटेटिवली मेज़र कर सकते हैं. तो लास्ट वीडियो में हमने किया था कि 3 अप्रोचेज, उसके रिलेटेड 3 अप्रोच क्या होती हैं. ठीक है, आज हम कर रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी. इट्स जस्ट लाइक दैट अप्रोचेज. सो वेरी फर्स्ट वी आर टेकिंग इज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. सो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास? जैसे हमने मैथमेटिकल अप्रोच करी थी. मैथमेटिकल अप्रोच में क्या था हमारे पास? किसी भी इवेंट के अगर हम कोई भी इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके होने के चांसेस जब हम देखते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ, मतलब कोई ना कोई उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है. तो सेम इन द केस ऑफ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. अगर हम कोई भी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी हम परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, अगर कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है अगर, तो उसमें कोई भी उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती है. अगर इक्वली लाइकली इवेंट हम ले रहे हैं तो इक्वली लाइकली है तो उसके होने के कितने चांसेस होंगे. सो वही थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज जस्ट लाइक मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी एज वी डज. सो यहाँ पे क्या है हमारे पास? फॉर थ्योरेटिकल रीजन्स वी अज्यूम दैट ऑल द n पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली. तो हम क्या लेके चलते हैं कि इक्वली लाइकली हैं. एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम्स हमारे पास आ रहे हैं वो इक्वली लाइकली हैं. इक्वली लाइकली मतलब कि हर एक की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इक्वल चांसेस हैं हर एक के सिलेक्ट होने के. एंड वी असाइन अ प्रोबेबिलिटी टू ईच ऑफ द आउटकम्स. हम हर एक आउटकम को एक प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं. कि जैसे अब हम कॉइन पे हेड आने के चांसेस देखें तो हेड को असाइन कर देंगे कि उसके चांसेस 1/2 हैं. टेल को असाइन कर देंगे कि उसके चांसेस 1/2 है. तो इक्वली लाइकली हैं हेड और टेल आने के, तो इक्वली लाइकली हैं और उसको कोई ना कोई हमने आउटकम को प्रोबेबिलिटी असाइन करी है. एग्जाम्पल हमारे पास है जैसे कि द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 3 ऑन अ रेगुलर 6-sided डाई इज 1/6. मतलब किसी भी डाई स्पेस 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होंगी? 1/6. सो ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी को ही एक तरह से रिप्रेजेंट करती है. सो नेक्स्ट इज रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. रिलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है ये भी हमने शायद किया था पिछली वीडियो में, कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जो हैं वो लार्ज हैं, एक एक्सपेरिमेंट को लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स अगर हमने परफॉर्म किया है तो उसमें फ्रिक्वेंसी दे देते हैं हम. अब जैसे मैं कहूँ मैंने एक डाइस को 100 टाइम्स रोल किया, एक डाइस को मैंने 100 टाइम्स रोल किया. अब उसमें 1 भी 2-3 बार 1 आया, 2 भी आया होगा, कितनी बार 3 भी आया होगा, 4 भी आया होगा. 1 2 3 4 5 6 के रिलेटिव फ्रिक्वेंसी नोट कर ली मैंने कि 1 इतनी बार आया, 2 इतनी बार आया, 3 इतनी बार आया. ठीक है. और फिर अगर कोई मेरे से पूछता है कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या आती है, ठीक है, तो 3 जितनी बारी आया उतना नंबर ऑफ मतलब जितनी बार वो इवेंट अकर किया अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस. तो वही रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होगा कि हमने एक इवेंट को उसकी फ्रिक्वेंसी से डिनोट कर दिया. मतलब उसको नंबर ऑफ ट्रायल्स जितने थे उसमें से फ्रिक्वेंसीज निकाल ली हमने कि इतनी बार अगर ये इवेंट हुआ है तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाउ मेनी टाइम्स इवेंट ए अकर्स अपॉन में द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेट एक्चुअल मेजरमेंट. एग्जाम्पल, a die is rolled 100 times and the number 3 is rolled 12 times. जो 3 है वो 12 टाइम्स आया और उसी के अकॉर्डिंग ये कहता है कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ. तो 12 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया? 12 टाइम्स. तो 12 ऊपर हो गया न्यूमरेटर में, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जितने हमने किए हैं, 100 टाइम्स उसको डाइस को थ्रो किया तो अपॉन में 100 हो जाएगा. तो ये हमारा रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इंटरप्रिटेशन होता है. नेक्स्ट आ जाता है पर्सनल और सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी. पर्सनल और सब्जेक्टिव में क्या होता है हमारे पास? जब हम किसी भी इवेंट के खुद से अंदाज़ा लगाते हैं कि अपने व्यूज़ देते हैं उस पर कि हाँ आज बारिश होगी या नहीं होगी. अब जैसे मौसम देख के मैं अंदाज़ा लगाऊं कि आज बारिश नहीं होगी, तो मैंने खुद से आपको अपने व्यूज़ दिए. तो अपने व्यूज़ जब मैं दे रही हूँ तो वहाँ पे पर्सनल और सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का यूज़ होता है. जब हम कोई भी किसी भी इवेंट के
रिलेटिव में अपने व्यूज़ देते हैं, तो वहाँ पे पर्सनल व्यूज़ जब किसी के इवेंट को दिया जाता है तो वहाँ पे हम अब आ जाते हैं कि कुछ रूल्स, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ रूल्स एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या रूल्स फॉलो करने होते हैं प्रोबेबिलिटी को, जब हम प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की निकालते हैं तो। सो वेरी फर्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज बिटवीन 0 and 1। कोई भी इवेंट हो, हम कोई भी इवेंट निकाल रहे हैं, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो कभी भी आप नोटिस करना, हमने जितने भी अब तक एग्जाम्पल किए हैं पिछले में और अब जो करेंगे हम एग्जाम्पल, उसमें आप ये बात नोटिस करोगे कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 और 1 के बीच में ही रहेगी, ना तो वो नेगेटिव जाएगी ना वो 1 को क्रॉस करेगी। मतलब 1 से हाई नहीं होगी, 0 से लेस नहीं होगी, 0 और 1 के बीच में ही रहेगी। हाँ, अगर 0 आ जाती है, 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, 0 और 1 को इंक्लूड करके, ठीक है। तो 0 जब होगी तो वो इवेंट हमने बताया था कि इम्पॉसिबल इवेंट होता है, कि जो इवेंट हो ही नहीं सकता। अब जैसे मैं डाइस पे 7 आने की पॉसिबिलिटी कहूँ कि डाइस पे 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डाइस पे 1 to 6 तक के नंबर्स होते हैं, तो वहाँ पे इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा वो, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि अगर एक डाइस है उस पर 66 है, सारी साइड पे 6 के 6 साइड पे 6 ही हैं, तो उसमें 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि जब सारी साइड पे 6 हैं तो उसमें 6 ही आएगा आपके पास, ठीक है। तो वहाँ पे श्योर इवेंट है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, 0 और 1 इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इज इक्विवेलेंट टू 100% सर्टेनिटी। मतलब अगर 1 आ जाती है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब वो इवेंट सर्टेन है, वो इवेंट श्योर है, 100% उसकी श्योरिटी है कि वो होगा। सो प्रोबेबिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शंस, डेसिमल्स और परसेंट। फ्रैक्शन में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, डेसिमल में हम कर सकते हैं, और परसेंटेज में भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए लेस देन इक्वल टू 1। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो है वो 0 और 1 के बीच में रहती है, ओके। तो सेकेंड इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज 1। कि अगर हम किसी भी इवेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को अगर हम प्लस करें, आपस में ऐड अप करें, जितने भी उसके पॉसिबल आउटकम बने उनको ऐड करें, तो वो ऐड अप होके क्या देगा, हमको 1 देगा। कैसे देगा, जैसे अब हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अ बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 3 ब्लू मार्बल्स एंड 2 ग्रीन मार्बल्स। तो यहाँ पे हमें ये शो करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, क्योंकि यहाँ पे कितने केसेस हैं, अब या तो रेड आएगा या ब्लू आएगा या ग्रीन, तो 3 पॉसिबल केसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन, ये चीज़ शो करना है कि इन तीनों को एड अप करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ये शो करना है हमको। अब हमने ये जो बैग था इसमें से एक मार्बल उठाया, तो वो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, रेड कैसे आएगा, वो रेड जितने भी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन यही कहती है कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय में टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो फेवरेबल रेड के फेवर में कितने हैं, कि कितने मार्बल्स रेड हैं, 5 हैं, तो 5 अपॉन में कितना, टोटल कितना हो गया हमारे पास, 5 + 3 + 2 कितना हो गया, 10। तो 5 अपॉन में 10 रेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ब्लू को चेक करें तो ब्लू के कितने मार्बल्स हैं, 3 मार्बल्स हैं हमारे पास, और टोटल केसेस हमारे पास 10 थे, तो 3 अपॉन में 10 हो जाएगा ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी। और अगर हम ग्रीन के केसेस में चेक करते हैं, ग्रीन कितने मार्बल्स हैं, 2 मार्बल्स हैं, तो 2 मार्बल्स हमारे पास ग्रीन है, तो ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2 अपॉन में 10। तो अब यहाँ पे इन तीनों केसेस को अगर हम ऐड अप करते हैं, 5/10 + 3/10 + 2/10, तो इसको आप एलसीएम लेके ऐड करोगे तो 10/10 बनेगा, विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अगर एक केस है, अगर एक इवेंट है, उसमें जितने भी पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं, उन सबको अगर आप प्रोबेबिलिटीज़ निकाल के उनकी ऐड करोगे तो वो उसका सम जो है वो आपको 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहीं पे यही चीज़ बता रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A + B + C = 1। थर्ड रूल है हमारे पास कि द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट A एंड दैट ऑफ इट्स नॉन हैपनिंग इज 1। मतलब कि अगर कोई इवेंट के होने के प्लस उसके ना होने के चांसेस जो हैं वो इक्वल टू 1 होते हैं। अब नॉन हैपनिंग क्या होगा, अब हमने लास्ट वीडियो में किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ना। सो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो गया कि जो
ए इवेंट क्या है, जो हम हैपनिंग को बता रहे हैं कि ये हैपन हो रहा है, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उसका राइवल इवेंट, उसका अपोजिट इवेंट कि नहीं हो रहा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ए इफ ए इज द इवेंट एंड ए बार इज इट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1। तो ए बार यहाँ पे क्या हुआ कि इट्स नॉन हैपनिंग ऑफ ए। अगर ए इवेंट कोई भी है कि ये चीज़ हमें चाहिए, जैसे अब ए इवेंट कॉइन टॉस किया हमने कॉइन टॉस किया, तो वहाँ पे ए इवेंट मैंने ले लिया कि हेड आना चाहिए, तो ए बार क्या होगा कि हेड ना आए। हेड नहीं आएगा तो क्या होगा, टेल होगा इसका मतलब। तो ए बार क्या हो जाएगा, उसके टेल के आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ कहता है कि ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1। अब हेड वाले केसेस में ही चेक करो, हेड की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, टेल की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, और इन दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे अगर आपको इन दोनों में से ए या ए बार में से कोई एक वैल्यू गिवन है, अगर आपको ए की प्रोबेबिलिटी गिवन है कि ए की प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि ये आएगी, तो आप ए बार की निकाल सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए करके, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1 करके, या फिर अगर आपको दोनों में से कोई एक केस पता है तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल सकते हो। एग्जाम्पल, जैसे कि हम पिछले वाला एग्जाम्पल ही लेके चलते हैं। अ बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 3 ब्लू मार्बल्स एंड 2 ग्रीन मार्बल्स। अब यहाँ पे हमें ये दिखाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इवेंट प्लस नॉट ए। अब जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ब्लू इज इक्वल टू 1, ये चीज़ शो करनी है हमको। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए हमारे पास, 5 + 3 + 2, 10 केसेस है हमारे पास। एक बॉल हमने निकाल ली है, और ब्लू के फेवर में कितने हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू निकालना है हमको। तो ब्लू के फेवर में कितने हैं, ऐसे केसेस जो ब्लू के फेवर में है वो है 3 केसेस। सो इसके प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/10। और अगर हम यहाँ से नॉट गेटिंग ब्लू का निकालना चाहें, तो नॉट गेटिंग ब्लू क्या क्या हो जाएगा हमारे पास, हाँ जी, तो यहाँ पे हमारे पास ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/10। और अगर हम यहाँ कहते हैं नॉट ब्लू, अब नॉट ब्लू क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू, ठीक है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू का मतलब 1 माइनस 3/10, क्योंकि ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी हमारे पास 3/10। तो 1 माइनस 3/10 विच इज इक्वल टू 7/10, ये चीज़ आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको आप नेक्स्ट दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, ये इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पे क्या है, ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास 3/10, ये तो हमें पता चल गया क्योंकि 3 ब्लू मार्बल्स थे और 10 हमारे पास टोटल आउटकम्स थे, तो 3/10 ब्लू की प्रोबेबिलिटी बन गई। अब नॉट गेटिंग ब्लू की हमने यहाँ से निकाला, जब हमने इस वाले मेथड से निकाला तो यहाँ पे हमने ये वाला चीज़ यूज़ किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। बाय चांस आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप नॉट गेटिंग ब्लू की कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कितने आउटकम्स हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, 3 चीज़ें हैं। अब ब्लू नहीं आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि या तो वो रेड होगा या तो वो ग्रीन होगा। तो यहाँ पे रेड और ग्रीन की पॉसिबिलिटी आप उसको प्लस कर सकते हो, क्योंकि रेड ब्लू नहीं आने का मतलब क्या है कि या तो वो मार्बल जो है वो रेड होगा या तो ग्रीन होगा। तो हम रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास 5/10, क्योंकि 5 रेड मार्बल्स हैं और 10 टोटल मार्बल्स हो गए। और ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ग्रीन 2 मार्बल्स हैं तो 2/10 हो जाएगा ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो वही चीज़ मिलेगी आपको 7/10। तो आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। और अगर आप वेरिफिकेशन देखते हो, दोनों की वेरीफाई करते हो अगर आप कि ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो भी रहा है कि नहीं, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1 हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो अगर आप ये देखते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू प्लस नॉट ब्लू इज इक्वल टू, ब्लू की कितनी थी 3/10 और नॉट ब्लू की दोनों केसेस में कितनी आई है 7/10, तो इनको आप ऐड करोगे तो 1 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ कह रहा है कि एक इवेंट के होने की हैपनिंग, एक इवेंट के होने के चांसेस प्लस उसके ना होने के, उसके राइवल इवेंट होने के चांसेस इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट
नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है, अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं। पिछली वीडियो में हमने थोड़े सिंपल एग्जांपल किए थे, अब हम थोड़ा अपने एग्जांपल्स को हाई लेवल पे लेके चलते हैं। जो पिछले हमने एग्जांपल किए थे वहाँ पे क्या था, अब जैसे यही वाला एग्जांपल देख लीजिए, इसमें हमारे पास एक बैग था, उसमें हमने 5, 3 और 2 केसेस थे, मतलब 5 रेड थे, 3 ब्लू थी और 2 ग्रीन थी। उसमें से हमने सिर्फ एक बॉल निकाली और उसी का कलर हम पूछते थे कि वो रेड हो या ब्लू हो या ग्रीन हो, इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, अब यहाँ इन केसेस में हमने एक ही बॉल निकाली थी और उनमें से हम ये पूछते थे कि वो किस कलर की होगी, ये प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे तो क्या निकल के आ रहा है कि एन ऑन कंटेन्स 6 वाइट 4 रेड एंड 9 ब्लैक बॉल्स। 6 वाइट बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं और 9 ब्लैक बॉल्स एक कंटेनर में है। और वहाँ पे इफ़ 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, अब इनमें से 3 बॉल हमने निकाली है। वहाँ पे क्या था, सिर्फ हम एक बॉल निकाल के उसके रेड होने की, ग्रीन होने की, वाइट होने की प्रोबेबिलिटी निकालते थे। अब यहाँ पे इन बॉल्स में से हमने 3 बॉल निकालनी है। अब 3 बॉल निकालनी है तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 ऑफ द बॉल्स ड्रॉन आर वाइट, कि इन 3 में से भी जो 2 बॉल्स आई हैं वो वाइट होंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हो जाएंगे हमारे पास क्वेश्चन में कि 3 बॉल्स निकालनी है और उन तीनों में से भी कंडीशन दे दी कि 2 जो है वो क्या है, वाइट होनी चाहिए, और तीसरी मतलब कुछ भी हो, तीसरी चाहे रेड हो चाहे ब्लैक हो, हमें कोई लेना देना नहीं है उसमें, हमें सिर्फ 2 का बताना है कि 2 वाइट होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, तीसरी कुछ भी हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे 6 वाइट हैं, 4 रेड है और 9 ब्लैक बॉल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी हमारे पास 19। अब उन 19 में से हमने 3 बॉल्स ड्रॉ किए हैं। ठीक है, 19 में से 3 बॉल्स हमने निकाली हैं, तो उसके केसेस, टोटल एग्जॉस्टिव केसेस कितने हो जाएंगे, 19C3। अब ये C क्या होता है, C जो है हमारे पास कॉम्बिनेशंस होते हैं। कॉम्बिनेशंस का मतलब कि हम जैसे अब मैं कहूँ आपके पास कि 3 बॉल्स हैं, 3 में से आपको 2 चूज़ करनी है, 1, 2 और 3। अब इसमें से आपको 2 बॉल चूज़ करनी है, तो ये 2 बॉल आपको चूज़ करनी है, तो इसका मतलब या तो आप 1, 2 चूज़ करोगे, 1 और 2 2 बॉल्स होगी, या तो आप 2 और 3 चूज़ करोगे, या फिर 1 और 3 चूज़ करोगे। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती यहाँ पे। तो ये चीज़ होता है कि कॉम्बिनेशन हम कंबाइन कर रहे हैं कि 2 बॉल चूज़ करना है, तो वो कितने वेज के, कितने तरीके हैं उसको चूज़ करने के, तो 1 और 2 या 2 3 या फिर 1 और 3। तो यही वेज हमने यहाँ पे लिए हैं, 19 बॉल में से 3 चूज़ करने हैं, तो 19 में से या तो वो फर्स्ट की 2 चूज़ करेगा, जैसे हमने यहाँ पे 3 का एग्जांपल लिया है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि कितनी बॉल्स हम चूज़ कर रहे हैं, कितनी वेज हैं उस बॉल को चूज़ करने के। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ है कि हमारे पास एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे, 19C3। और इसको ओपन कैसे करते हैं, इसको ओपन करते हैं, इसको 19C3 है तो इसको NCR बोलते हैं हम। जब हम इसको जनरल फॉर्मूला में अगर कन्वर्ट करें तो इसको NCR बोलते हैं। NCR किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल। ये नोट कर लीजिएगा, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये n क्या होगा, ऊपर वाली टर्म जो होगी वो हमारे पास n होगा, और जो c के नीचे वाली टर्म होगी ये r होगा। n फैक्टोरियल अब आप कैसे ओपन करोगे, n फैक्टोरियल को ओपन करने के लिए क्या करते हैं हम, जो भी n की वैल्यू है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको 19 दिख रहा है, तो 19 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 19 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये चीज़ फॉर्मूला है हमारे पास। तो 19 से स्टार्ट करेंगे, उसको एक एक रिड्यूस करके 1 तक मल्टीप्लिकेशन में सारे नंबर्स लिखते हैं। 19 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 17 16 15 और 3 to 1 तक लेके जाना होता है उसको। अपॉन में 3 फैक्टोरियल था तो 3 से स्टार्ट करेंगे और 3 2 1 1 तक जाना होता है, तो यहाँ पे 3 ही नंबर्स आ जाएंगे, 3 2 और 1। ठीक है, और 19 माइनस 3 कितना हो गया, 16। तो 16 से स्टार्ट हो गए, 16 15 14 13 12 और अप टू 3 2 1।
तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास ये जैसे ज़्यादा बड़ा नंबर है 19C3 है, तो आप उसको क्वेश्चन में ऐसे ही छोड़ सकते हो, मतलब उसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास छोटे नंबर्स हैं जैसे 3C2 है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू में दोनों का डिफरेंस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 3 इसको आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो जिसकी आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो उसको निकालना है, अदरवाइज उसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो यहाँ पे 19C3 हमारे पास इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे 16 से लेके जितने भी 3 to 1 तक के नंबर्स हैं ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर्स। ये जो बाय है ये यहाँ पे है ऐसे, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया इसमें, तो बाय यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे 16 से लेके 16 तक के नंबर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 3 to 1 3 into 2 कितना होगा 6 6 3 ज़ा 18, तो यहाँ पे 3 कैंसिल आउट हो गया, आ जाएगा 19 into 3 into में 7। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू बनेगी 19 into 3 into 17। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके के आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हो। तो NCR का फॉर्मूला पता चल गया होगा आपको। ठीक है, सो अब हमारे पास है फर्स्ट केस 2 of the balls are white। तो अब हमें क्या निकालना है कि जो वाइट बॉल्स हैं वो 2 आई हैं, 3 हमने टोटल सिलेक्ट करी, उनमें से एक उसमें से 3 बॉल्स निकाली हैं, अब इनमें से 2 वाइट हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है हमको। तो 2 of the if 2 balls of the 3 drawn balls are to be white, these 2 balls should be drawn out of the 6 white balls which can be done in 6C2 ways। क्योंकि अगर हमें 2 वाइट बॉल्स चाहिए तो वाइट बॉल किस में से आएंगी, उन 6 में से ही आएंगी। रेड और ब्लैक में से तो आने से रही, क्योंकि रेड और ब्लैक तो अलग कलर हो गया, तो हमें वाइट में से 2 वाइट निकालनी है, 6 वाइट में से 2 वाइट, तो 6C2 वेज हो जाएगा। उसको आप सॉल्व करोगे तो आपको 15 मिलेगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, इसको आप ओपन करके देखना तो 15 वेज मिलेंगे आपको। एंड थर्ड बॉल कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ द रिमेनिंग। अब थर्ड निकालनी तो थर्ड भी है हमने, निकालने तो तीनों ही हैं। पहले 2 वाइट होने के चांसेस कितने हो गए, 6C2 वेज हो गई, और थर्ड बॉल जो है वो कोई भी कलर हो सकती है, और किस में से होगी वो 9 और 9 + 4 कितना हो गया 13 उसमें से होगी, तो 13 में से होगी, तो 13C1 क्योंकि लास्ट की एक बॉल है वो। ठीक है, तो 13C1 वेज हो जाएंगे। 13C1 अगर आप सॉल्व करोगे तो 13 ही बनेगा आपके पास। ठीक है, NC1 = N होता है। ठीक है, तो NC1 की वैल्यू कितनी होती है, N ही होती है, तो 13C1 हो जाएगा 13। ठीक है, तो सिंस एनी ऑफ द फॉर्मल वेज कैन बी एसोसिएटेड विद एनी ऑफ द लेटर वेज, देन द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस आर, क्योंकि अब 3 बॉल्स निकालनी है, 2 हमने 6 में से निकाली 6C2 करके, और एक हमने 13 में से निकाली 13C1 करके, तो इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे टोटल वेज मिल जाएंगे हमें कि फेवरेबल केसेस कितने हो सकते हैं हमारे पास। तो फेवरेबल केसेस हमें मिल गए, कितने फेवरेबल केसेस आएंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 6C2 इंटू में 13C1, तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बने हैं। ठीक है, फेवरेबल केसेस बने हैं, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई, उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 6C2 इंटू 13C1 अपॉन में 19C3। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करो, तो इसको देखोगे तो 6 और 13 मिला के 19 बनाएंगे, है ना, और 2 और 1 ऐड करोगे तो 3 बनेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटीज़ में 6 मतलब ये टोटल चीज़ बननी चाहिए। 6 + 13 जैसे 19 बना रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ वो बन गए हमारे पास, है ना। 19 हमने बॉल्स निकाली थी, तो ऊपर भी 19 ही बन गया दोनों का सम, और 19 में से 3 बॉल निकाली थी, तो नीचे वाले 3 बन गए हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। नेक्स्ट आता है हमारे पास 1 ऑफ ईच कलर। सेकेंड पार्ट में है 1 ऑफ ईच कलर। अब यहाँ पे ये क्या कहता है कि हर एक कलर की एक एक बॉल निकले। अब कितने कलर्स हैं, 6 वाइट, रेड और ब्लैक, 3 कलर्स हैं। 6 में से भी कोई एक निकलनी चाहिए, 4 में से भी कोई एक निकलनी चाहिए, और 9 में से भी कोई एक निकलनी चाहिए। तो यहाँ पे टोटल क्या हो गया हमारे पास 6C1 4C1 इंटू 9C1, ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × 4 × 9 अपॉन में 19C3, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वेज कितनी थी 19C3। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा।
नेक्स्ट में आ जाता है, नेक्स्ट पार्ट में नन इज रेड। अब नन इज रेड का मतलब क्या हो गया कि एक भी बॉल हमें रेड नहीं चाहिए, तो रेड नहीं चाहिए तो कितने कौन कौन सी आ सकती हैं, या तो वाइट आएगी या फिर ब्लैक आएगी, तो या फिर वाइट या ब्लैक। तो इफ नन ऑफ द बॉल इज रेड देन ऑल द 3 बॉल्स मस्ट बी ड्रॉन आउट ऑफ द वाइट एंड ब्लैक बॉल्स। तो वाइट और ब्लैक हैं कितनी हमारे पास, 6 वाइट हैं और 9 ब्लैक हैं, तो टोटल वेज कितनी हो गई 15। तो 15 बॉल्स हो गई हमारे पास, और इनमें से निकालनी कितनी है, 3 बॉल निकालनी है। तो उन बच्चे हुए 15 में से हमने 3 बॉल्स निकालनी है, तो 15C3 अपॉन में 19C3, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास। नेक्स्ट इज एटलीस्ट 1 इज वाइट। एटलीस्ट 1 इज वाइट, यहाँ पे हमें दिखाना है कि कम से कम एक वाइट हो। अब एटलीस्ट 1 इज वाइट का मतलब क्या होता है कि एटलीस्ट का मतलब क्या होगा कि कम से कम एक वाइट हो, एक तो होनी ही चाहिए, एक होनी चाहिए, ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, या तो 1 वाइट हो या 2 वाइट हो। कितने बॉल्स निकाल रहे हैं हम, 3 बॉल्स निकाल रहे हैं, तो उन 3 में से या तो एक वाइट हो या 2 वाइट हो या तीनों की तीनों वाइट हो। एटलीस्ट में हम क्या करते हैं, जितने हमें चाहिए होते हैं, एटलीस्ट 1 पूछा है इसने तो 1 से स्टार्ट होकर उसको ग्रेटर साइड पे लेके चलते हैं, 1 या 2 या तीनों की तीनों, जितनी बॉल्स भी, हम 4 होती तो चारों की चारों, फोर्थ केस भी ले लेते हैं हम। ठीक है, तो ये वाले केसेस चाहिए। अब केसेस हमारे पास 1 2 3 वाले आ सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 वाले आ सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर हम नन ऑफ द बॉल इज वाइट वाला उसमें से माइनस कर दें, 1 माइनस नन कर दें, तो वही चीज़ बनेगा हमारे पास। क्योंकि अभी हम पढ़ के हटे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इवेंट प्लस नॉट गेटिंग ए इज इक्वल टू 1 होता है। ये भी हम पढ़ के हटे हैं कि ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो यहाँ पे ए बार का मतलब क्या हो गया कि ए का क्या मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1। ठीक है, एटलीस्ट 1 प्लस नन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट 1 में 3 केस आ गए, 1 प्लस 2 प्लस 3 वाला। और 0 बॉल भी तो हो सकती है कि 0 के कोई भी बॉल वाइट ना हो, 0 वाला केस भी तो हो सकता है। तो 0 प्लस दिस केस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा वहाँ पे। तो यही हम यहाँ पे कर रहे हैं, 0 प्लस एटलीस्ट 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही चीज़ किया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 वाइट बॉल इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग none of the ball is white. So in order that none of the 3 balls is white, all the 3 balls must be drawn out of the red and black balls. नन, अब नन निकालना है कि कोई भी वाइट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो वो रेड होगी या फिर ब्लैक होगी। तो रेड और ब्लैक में से होने के चांसेस कितने, 13 वेज है हमारे पास, 13 बॉल्स होगी, 13 में से 3 बॉल निकालनी है हमने, तो 13C3 अपॉन में 19C3। ये ध्यान रखना ये नन इज वाइट की आई है, अभी यहाँ पे एटलीस्ट 1 की निकालनी है तो 1 माइनस दिस करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो 1 माइनस 13C3 अपॉन में 19C3, ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर किंग क्वीन जैक एंड एस। ये चीज़ निकालनी है कि 4 कार्ड्स निकाले हैं हमने, 52 में से 4 कार्ड्स निकाले हैं, और वो 4 में से एक किंग होना चाहिए, एक क्वीन, एक जैक और एक एस। तो सबसे पहले हमें एग्जॉस्टिव केसेस बताने हैं कि सबसे टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे। 52 में से 4 कार्ड्स निकालने हैं तो 52C 4 केसेस हो जाएंगे। 4 कार्ड्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स इन 52C 4 वेज विच गिव्स द एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ केसेस। तो ये हमारे पास टोटल केसेस बन गए। अब उनमें से एक किंग, एक क्वीन, एक जैक और एक एस चाहिए हमको। तो 1 किंग कैन बी ड्रॉन। अब किंग कितने होते हैं हमारे पास, टोटल 4 किंग होंगे, 4 में से कोई एक चाहिए हमें, तो 4C1 वेज हो जाएगी उसकी। ऐसे ही क्वीन भी 4 होंगी, जैक भी 4 होंगे और एस भी 4 होंगे, तो 4 में से एक निकालना है तो 4C1 वेज हमारे पास मिल जाएगा। और इन सबको अगर हम एसोशिएट करें एक दूसरे के साथ तो क्या हो जाएगा, इन सबको मल्टीप्लाई में हो जाएंगे सारे के सारे। तो 4C1 इंटू 4C1 इंटू 4C1 इंटू 4C1 अपॉन में क्या हो जाएगा 52C4, ये अपॉन में आएगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन में 52C4, ये इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी।
नेक्स्ट आता है 2 आर किंग्स एंड 2 आर क्वींस। अब 2 किंग और 2 क्वींस चाहिए, और किंग हमारे पास कितने हैं, हमें पता है कि 4 किंग है और 4 ही क्वीन है। सिंस देर आर 4 किंग्स एंड 4 क्वींस, सो द नंबर ऑफ वेज टू ड्रॉ 2 किंग्स आउट ऑफ द 4 एंड 2 क्वींस आउट ऑफ 4 आर 4c2 इंटू में 4c2, क्योंकि क्वीन भी हमारे पास 4 है तो 4 में से 2 चाहिए, कोई भी 2। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है, इसका मतलब क्या है कि या तो ये दोनों होंगी या फिर ये दोनों होंगी, ठीक है, या फिर ये दोनों होंगी। तो इस तरीके से हम वेज निकाल सकते हैं। तो जितने पॉसिबल वेज हैं, ये 4c2 जो है वो बताएगा कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल वेज बने हैं। ठीक है, तो ये बताता है 4c2। तो 4c2 इंटू में 4c2 हो गया हमारे पास, और टोटल केसेस हमने निकाल रखे हैं कि 52c4 केसेस हैं हमारे पास। तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट इज 2 आर ब्लैक एंड 2 आर रेड। अब ब्लैक और रेड चाहिए हमें। ब्लैक कितने केसेस होंगे, 26 ब्लैक कार्ड्स होंगे, 26 ही रेड कार्ड्स होंगे, क्योंकि ब्लैक में 2 आ जाते हैं हमारे पास, 13 तो स्पेड के और 13 ही क्लब के। ऐसे ही रेड वाले में 13 डायमंड के और 13 हार्ट्स के आ जाते हैं, है ना। तो वहाँ पे 26 और 26 कार्ड्स बन गए हमारे पास, 26 और 26 कार्ड बन गए। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए। अब उन 26 में से हमें 2 कार्ड्स निकालने हैं, ब्लैक वाले में से भी 2 और रेड वाले में से भी 2। तो 26c2 इंटू 26c2, तो 2 ब्लैक एंड 2 रेड हो जाएगा। 26c2 इंटू में 26c2 अपॉन में 52c4, ये इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। सेम अगला केस है हमारे पास 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट एंड 2 कार्ड्स ऑफ डायमंड। अब हार्ट के कितने होंगे 13 और डायमंड्स के भी कितने होंगे 13। अब इसमें से भी 13 में से, इस 13 में से भी 2 कार्ड्स चाहिए हमें, और इस 13 में से भी 2 कार्ड्स चाहिए। तो 13c2 इंटू 13c2 अपॉन में 52c4, इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास है A, B, C are 3 mutually exclusive and exhaustive events associated with the random experiment. Find the probability of A if probability of B हमें given है कि probability of B is equal to 3/2 into probability of A and probability of C is equal to 1/2 into probability of B। यहाँ पे केसेस दे रखे हैं कि हमें ये बताना है कि probability of A की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, बी और सी के लिए केसेस दे दिए कि बी जो है वो ए पे डिपेंड कर रहा है और सी जो है वो बी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमने लेट कर लिया कि ए की प्रोबेबिलिटी जो है वो पी है, पी या एक्स कुछ भी आप ले सकते हो। तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा 3/2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हमने क्या लिया पी, तो 3/2 इंटू पी, ये बी की वैल्यू हो गई। ऐसे ही जब हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और बी की वैल्यू क्या थी 3/2 इंटू पी, तो 3/4 जो हमने यहाँ पे दिखाया 3/4 इंटू पी। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू हमारे पास तीनों की आ चुकी है पी की टर्म्स में। अब हमने पी की टर्म्स में लिख लिया, और यहाँ पे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन सब की सम जो है वो क्या होगा, क्योंकि अभी हमने एक रूल किया था कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे उन सबको अगर हम ऐड अप करते हैं तो हमें क्या मिलता है 1 मिलता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू कितनी थी पी, बी की वैल्यू हमने निकाली 3/2 पी, और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/4 पी। तो इसको आप एलसीएम लेके अगर आप सॉल्व करोगे तो 13/4 पी बनेगा आपके पास। ठीक है, 13/4 पी इज इक्वल टू 1। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे 4/13। तो 4/13 आपको p की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो 4/13 आपको p की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से p की वैल्यू आई है, और p किसके इक्वल था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a इवेंट। तो a इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको पता चल गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a इज इक्वल टू 4/13। So this is all about our video. Thank you for watching this video, and I'll be there very soon with the next part of this video. Till then, stay home, stay safe, and Radhe Radhe.